Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 29th of November 2022, Tuesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. और इसी Telegram channel पर आपको Economic Times, Mint और Business Standard की न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट PDF भी मिल जाएगी। और अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स और सोशल सर्किल में शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज डू और डू नॉट, देयर इज नो ट्राई। और आज के मिंट न्यूज़पेपर की ये हेडलाइंस है। बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़पेपर से हम ये 12 आर्टिकल्स आज के डिस्कशन में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट अलाउज लंकन्स टू होल्ड $10K वर्थ ऑफ रुपी इन कैश in order to popularize the Indian rupee, in order to internationalize the Indian rupee. Government is taking lot of efforts, bilateral decisions या bilateral agreements भी कर रही है इंडियन गवर्नमेंट अदर कंट्रीज़ के साथ इन ऑर्डर टू इंटरनेशनलाइज इंडियन रुपी। और रशिया हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है फॉर दिस एफर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इसी लाइन में इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका को या श्रीलंका के सिटीजन्स को अलाउ कर दिया है कि वो अप्रॉक्सीमेटली $10,000 के वर्थ का इंडियन रुपी फिजिकल फॉर्म में, करेंसी फॉर्म में होल्ड कर सकते हैं। हालांकि इंडियन रुपी श्रीलंका में अभी भी लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द रिक्वेस्ट ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट INR एज अ फॉरेन करेंसी। तो इंडियन रुपी को एज अ फॉरेन करेंसी अब ट्रीट किया जाएगा श्रीलंका में। और श्रीलंकन जो सिटीजन्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली $10,000 का इंडियन रुपी कैश या फिजिकल फॉर्मेट में रख सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे जो आइलैंड नेशन है उसको लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा, और जिससे जो इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में है उससे टाइड ओवर होने में, उससे ओवरकम करने में श्रीलंकन गवर्नमेंट को, श्रीलंका की इकॉनमी को हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ इनएडिक्वेट डॉलर लिक्विडिटी। डॉलर की जो लिक्विडिटी है, जो डॉलर की सप्लाई है श्रीलंका में, वो इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से जो अपने इंपोर्ट्स के बिल हैं वो श्रीलंकन गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रही और पूरे नहीं कर पा रही, इंपोर्ट बिल्स को पे नहीं कर पा रही। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है श्रीलंका का वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गया है, और इसीलिए बहुत टाइम से श्रीलंका जो है वो इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा था कि INR स्टैंड्स फॉर इंडियन रुपी। इंडियन रुपी को एज अ फॉरेन करेंसी डेजिग्नेट किया जाए श्रीलंका में, जिससे कि श्रीलंका जो है वो अपने कुछ इंपोर्ट्स बिल को इंडियन रुपी में पे कर पाए। और इंडियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद क्या होगा? जो श्रीलंकन्स हैं दे विल नाउ बी एबल टू कन्वर्ट द इंडियन रुपी इनटू एनी अदर करेंसी। तो श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस से ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी, लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा, अपने इंपोर्ट्स बिल को पूरा करने में हेल्प मिलेगी। इंडिया को इससे क्या बेनिफिट्स हैं? डेफिनेटली इट्स अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो इंडिया को INR को पॉपुलराइज करने में हेल्प मिलेगी। जो अदर एशियन नेशंस हैं उनकी जो डिपेंडेंसी है किस पे? डॉलर पर, USA डॉलर पर या अदर डॉलर पर, अदर फॉरेन करेंसीज पर, वो रिड्यूस होगी, मोर स्पेसिफिकली USD पर। हालांकि अभी केवल ये डिसीजन लिया गया है दोनों ही कंट्रीज़ के साइड से, श्रीलंका और इंडिया के साइड से। और ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया ने इस अरेंजमेंट को या इस एग्रीमेंट को बहुत पहले ही अप्रूव कर दिया था, कुछ महीनों पहले ही अप्रूव कर दिया था। लेकिन जो सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका है उसने उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को या एग्रीमेंट को अभी तक नोटिफाई नहीं किया था, जिसकी वजह से ये अनाउंसमेंट नहीं होता। तो फाइनली सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका हैज़ नोटिफाइड द रुपी एज अ डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी, जिसके बाद इस एग्रीमेंट को, इस अरेंजमेंट को अनाउंस कर दिया गया है। हालांकि इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी हैं जिनको हैंडल करना पड़ेगा। जैसे कि जितने भी श्रीलंकन बैंक्स हैं जो इस एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको इंडियन बैंक्स, जो इंडियन बैंक्स हैं उनके काउंटर पार्ट इंडियन बैंक्स हैं, उनके साथ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उनके साथ भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा स्पेशल नॉस्ट्रो अकाउंट्स ओपन करने के लिए। व्हाट आर दिस INR नॉस्ट्रो अकाउंट्स दैट बैंक्स होल्ड इन फॉरेन करेंसी इन अनदर बैंक। तब दोनों ही कंट्रीज़ के बैंक्स को भी आपस में एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे फॉर ओपनिंग द INR नॉस्ट्रो अकाउंट्स फॉर फैसिलिटेटिंग दिस एग्रीमेंट और अरेंजमेंट बिटवीन द कंट्री। इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स को लेकर के, OBUs को लेकर के।
क्या डेवलपमेंट हुआ? ऐसा कहा जा रहा है कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जो हैं श्रीलंकन बैंक्स की, उनको परमिट कर दिया गया है टू एक्सेप्ट सेविंग टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स फ्रॉम एनआरआईज। जो एनआरआईज हैं अब वो इन पर्टिकुलर ओबीयूज में सेविंग टाइम डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स ओपन कर सकते हैं। तो अब जितने भी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और रेमिटेंसेज हैं ये लंकन रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के बीच में ईजिली हो सकेंगे आफ्टर दिस डेवलपमेंट। तो बहुत सारे बाईलैटरल अरेंजमेंट्स करे हैं इंडिया और श्रीलंका ने जस्ट टू फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शंस, import export or economic support with each other. So these are the key points for strengthening ties between the Sri Lanka and India. और जब से श्रीलंका जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन में आया है, हम सभी जानते हैं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है श्रीलंका को इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड नाउ इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। आरबीआई फॉरेन लेंडर्स टॉक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा कि रिसेंटली यूरोपियन रेगुलेटर्स ने इंडिया के क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को डी रिकॉग्नाइज कर दिया था और इसके बाद बहुत ज़्यादा इश्यूज और चैलेंजेस भी अराइज होते हैं जिसको हमने डिस्कस भी किया था इस न्यूज़ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूरोपियन बैंक्स हैं जिनकी प्रेजेंस इंडिया में है और जितने भी उनके क्लियरिंग होते थे उसी क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से होते थे। हुआ क्या था इशू, बेसिकली जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जो यूरोपियन रेगुलेटर हैं उन्होंने बोला था कि दे वांट टू ऑडिट द सीसीआई, जिसके लिए आरबीआई ने उन्हें परमिशन नहीं दी थी, इंडिया से उन्हें परमिशन नहीं मिली थी। इसके बाद से जो यूरोपियन रेगुलेटर हैं एस्मा, उन्होंने सीसीआई को डी रिकॉग्नाइज कर दिया था और इसी के बाद से जो यूरोपियन बैंक है जिनकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इंडिया में, दे वर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस रिलेटेड टू द क्लियरिंग ऑफ देयर ट्रांजेक्शन्स। उसी को लेकर के इसी डिसीजन के बाद से नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया and some of the executive of foreign banks are actually discussing the alternative mechanism, क्योंकि CCI को अभी भी डी रिकॉग्नाइज किया हुआ है यूरोपियन रेगुलेटर्स ने। तो अब क्या है, जो कुछ फॉरेन बैंक्स के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स हैं वो अब डिस्कस कर रहे हैं कि क्या प्रॉबेबली कोई अदर ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म खोजा जा सकता है या एस्टैब्लिश किया जा सकता है इन प्लेस ऑफ CCI। और इसी के लिए जो कुछ यूरोपियन बैंक्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव एस्मा स्टैंड्स फॉर यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी, हमने उस समय भी डिस्कस किया था। एस्मा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जाकर के उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ दिस मैटर, क्योंकि उनका ये कहना है कि सीसीआई के डी रिकॉग्निशन के बाद से उनको अपने अकाउंट्स क्लियरेंस में, ट्रांजैक्शंस में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जिससे कि उनका जो बिजनेस है, उनकी जो ट्रेडिंग है, उनके जो ऑपरेशंस हैं इंडिया में वो हैम्पर कर रहे हैं। इसी को लेकर के यूरोपियन बैंक से रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने एस्मा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जाकर के अपना मैटर रिप्रेजेंट किया। और ऐसा नहीं है कि एस्मा ने सिर्फ CCIL को ही डी रिकॉग्नाइज के साथ जो 5 और या 6 और इंडियन क्लियरिंग हाउसेस हैं उनको भी डी रिकॉग्नाइज कर दिया। और जो एस्मा का डिसीजन है वो May 1, 2023 से इन्फोर्स में आएगा और इसके डिसीजन के बाद से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी सिमिलर स्टेप लिए थे एस्मा के डिसीजन को फॉलो करते हुए, जिसकी वजह से जो यूरोपियन बैंक्स हैं दे आर फेसिंग और दे आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस और इसीलिए एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म सोचा जा रहा है। हालांकि आरबीआई ने अभी इस पर्टिकुलर इशू पर कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है, पर आरबीआई ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है कि किसी भी फॉरेन बॉडी को इंडिया में ऑडिट और इंस्पेक्शन की अप्रूवल नहीं दी जाएगी। मोर स्पेसिफिकली अगर कोई स्टेट ओन बॉडी है उसके ऑडिट और इंस्पेक्शन की। तो इसी को लेकर के अब जो यूरोपियन बैंक्स हैं वो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से CCIL के प्लेस में कोई और बॉडी स्टैब्लिश करी जाए, जिससे कि जो कस्टोडियन अकाउंट्स हैं उनको हैंडल किया जा सके। जो यूरोपियन बैंक्स इनकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इंडिया में, उनको ऑपरेशन, उनके ट्रांजैक्शंस हैम्पर ना हो। So these are the European banks operating in India having the significant presence in India. हालांकि अभी इशू डिस्कशन पर है, लेट अस सी कि क्या डिसीजन होता है इस पर्टिकुलर मैटर पर। और अगर 6 ऑर्गेनाइजेशन जिसको डी रिकॉग्नाइज किया है एस्मा के ने, अगर उनको देखें तो CCIL, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, NSE क्लियरिंग, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग, IFSC, NSE, IFSC क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ये सारे जितने क्लियरिंग हाउसेस हैं इनको एस्मा ने डी रिकॉग्नाइज कर दिया, फॉलोड बाई बैंक ऑफ
इंग्लैंड। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, 4, 5, 6 जो कि पेज नंबर 4 और 6 पर दिए हुए हैं। और क्योंकि हम आर्टिकल 1 जैसे ही हैं, सिमिलर कंटेक्स्ट के ही हैं, इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड हैं, तो इनको हम एक साथ डिस्कस करेंगे इन ऑर्डर टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 क्या है। S&P लोअर्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 23 GDP फोरकास्ट टू 7%। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने मंडे को इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए उसको रिवाइज कर दिया है और रिवीजन में स्लैश डाउन किया है। जो पहले एस्टिमेट कितना था, पहले 7.3% का एस्टिमेट किया था S&P ने, जो कि जिसको रिड्यूस करके 7% कर दिया है इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 7% की ग्रोथ प्रोजेक्ट करी है और फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए 23 के लिए 7%, 24 के लिए 6% ग्रोथ प्रोजेक्ट करी है S&P ग्लोबल ने एज ऑफ नाउ। हालांकि अगर हम देखें तो रेटिंग एजेंसी ने ये भी कहा है कि जो इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड रिकवरी है वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को कंटिन्यूसली सपोर्ट करेगी। डोमेस्टिक डिमांड पर ग्लोबल मेल्ट डाउन का या ग्लोबल रिसेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अपनी डोमेस्टिक डिमांड लेड इकोनॉमीज़ को कि जैसे इंडोनेशिया और फिलीपींस की तरह ही ग्रो करेगी। तो बेसिकली रेटिंग एजेंसी ने S&P ने क्लियरली बोला है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन का लेस इम्पैक्ट देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, स्पेशली ऐसी इकोनॉमीज इंडोनेशिया, इंडिया और फिलीपींस जैसी जिनकी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उनकी डोमेस्टिक डिमांड से लेड होती है। तो यही S&P ने रीइटरेट किया है कि क्योंकि इंडिया की भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको उसकी डोमेस्टिक डिमांड सपोर्ट करेगी, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल इम्बैलेंसेज हैं, जो एक्सटर्नल रिसेशन की सिचुएशन है, ग्लोबल मेल्ट डाउन है, उसका इम्पैक्ट इंडिया पर कम विजिबल होगा और इसीलिए इंडिया 7% और 6% की ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा इन फाइनेंशियल ईयर 23 एंड इन अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 24। और यही सेम ट्रेंड S&P ग्लोबल रेटिंग ने इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, थाईलैंड के लिए भी प्रोजेक्ट किया है। और अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो S&P का ये कहना है कि जो US फेडरल है वो कंटिन्यू रखेगा अपना पॉलिसी रेट हाइक आगे आने वाले कुछ मंथ्स तक, जिसकी वजह से जो एशियन इमर्जिंग मार्केट हैं उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो फॉल करेगा। पिछले कुछ टाइम से फॉल भी कर रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ US डॉलर एंड वैल्यूएशन चेंजेस इन US डॉलर, और आगे आने वाले टाइम में भी ये कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से जो एशियन इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर हमें कुछ स्ट्रेन देखने को मिल सकता है। इन इंडिया द डिक्रीज इन फॉरेन रिजर्व ऑफ $73 बिलियन थ्रू अगस्त वॉज फॉर एंड अबव लॉसेस एट्रीब्यूटेबल टू द वैल्यूएशन चेंज। और यही सेम ट्रेंड हमें इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे जो अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें भी देखने को विजिबल हुआ है। सबका फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट हुआ है और एज पर S&P आगे आने वाले टाइम में फिलहाल के लिए ये जो वैल्यूएशन चेंज है ये कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है एशियन इमर्जिंग मार्केट का वो डिप्लीट होगा। इसके अलावा S&P ने ये भी प्रोजेक्ट किया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस हैं कंट्रीज़ के, चाहे वो इमर्जिंग मार्केट्स हों, डेवलप कंट्रीज़ हों, फिलहाल के लिए वो कोर इन्फ्लेशन को ही फोकस करेंगे और पॉलिसी रेट हाइक या पॉलिसी टाइटनिंग हमें आगे आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगी बाय डिफरेंट कंट्रीज सेंट्रल बैंक, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इम्पैक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ पर तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, पर जो इमर्जिंग मार्केट है जो कि वो डोमेस्टिक डिमांड से ही लेड होती है तो उनमें इम्पैक्ट विजिबल कम होगा इन कंपैरिजन टू दोज कंट्रीज हुज economic growth is more dependent on external demand. So these are the revision latest forecast by different rating agencies और उनके अर्लियर फोरकास्ट करते हैं। तो जो ये ब्लू बार है ये अर्लियर फोरकास्ट है, जो ये येलो बार है दैट डिपिक्ट्स द लेटेस्ट फोरकास्ट। और हम देखें मोस्ट ऑफ द केसेस में जिन कंट्री एजेंसीज ने कंट्रीज़ के जो GDP फोरकास्ट हैं, ग्रोथ फोरकास्ट हैं, उसको रिवाइज किया और रिवीजन में निगेटिव रिवीजन है, स्लैश डाउन किया, चाहे वो S&P हो, वर्ल्ड बैंक हो, OECD हो, IMF हो, फिच हो, इंडिया रेटिंग हो, ADB हो और RBI हो। अब इसके साथ दो और न्यूज़ हैं उनको भी हम कवर कर लेते हैं। GDP में ग्रो एट 5.8% इन Q2 SBI रिसर्च। तो वीक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से, या हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वीक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से SBI रिसर्च ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है फॉर सेकेंड क्वार्टर उसको 5.8 प्रेडिक्ट किया है, यानी जो पहला प्रोजेक्शन था उससे 30 BPS पॉइंट नीचे का प्रोजेक्शन और एस्टिमेट दिया है SBI रिसर्च ने।
हालांकि इस पर जो ऑफिशियल नंबर्स हैं गवर्नमेंट के वो नवंबर 30 में रिलीज होंगे, बट एज पर एसबीआई रिसर्च जो Q2 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रही वो 5.8% रही। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने बोला है कि जिस तरीके से इंडिया में बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है 13% से भी ज़्यादा इन फाइनेंशियल ईयर 23, इसकी वजह से जो बैंक्स हैं उनके टियर 1 और कोर इक्विटी कैपिटल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ चैनल यू मस्ट बी नोइंग, और हमने कई बार ये न्यूज़ कवर भी करी है कि इंडिया में इस समय जो लोन ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। उसके कंपैरिजन में जो सेविंग है वो उतना स्पीड से इंक्रीज़ नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं उनके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस लोन डिमांड, दिस क्रेडिट ग्रोथ रेट। और उसी को लेकर के फिच ने, जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच है, उसने प्रोजेक्शन दी कि जिस तरीके से क्रेडिट ग्रोथ रेट बढ़ रही है, जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ रेट इंडिया में हो रही है, मोर स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, इसकी वजह से जो बैंक्स हैं उनके कोर इक्विटी टियर रेशियोज़ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर लेंडर्स हैं, दे हैव द लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन और कैपिटल, और वो क्रेडिट डिमांड को सफिशिएंटली फुलफिल नहीं कर पा रहे। अगर हम बात करें क्रेडिट डिमांड की तो बैंक क्रेडिट एक्सपेंडेड बाय 11.5% इन फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में अप्रॉक्सीमेटली 13% से ऊपर का है ये क्रेडिट डिमांड, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन देखने को मिलेगी। होगा क्या सिचुएशन? होगी सिचुएशन ये कि जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए अपने बफर से पेमेंट करेंगे, जिसकी वजह से जो बैंक्स का पोटेंशियल है फ्यूचर में लॉसेस को एब्जॉर्ब करने का वो रिड्यूस होगा, क्योंकि बफर बैंक्स सेव करके रखते हैं फॉर फ्यूचर लॉसेस, पोटेंशियल फ्यूचर लॉसेस। उस बफर से अगर बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट को फुलफ़िल करेंगे तो डेफिनेटली वो बफर अमाउंट रिड्यूस करेगा, जिससे बैंक की जो फ्यूचर पोटेंशियल लॉसेस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है या जो रिस्क एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो रिड्यूस होगी, ऐसा कहना है फिच का। और इसी के साथ पेज नंबर 6 पर यही न्यूज़ दी हुई है कि इंडिया में कितना सेविंग डिपॉजिट और ग्रोथ रेट चल रहा है। तो देख लेते हैं ये न्यूज़ भी। सेविंग डिपॉजिट ग्रोथ फॉल्स 9.4% इन Q2। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया में जिस तरीके से क्रेडिट ग्रोथ रेट हो रही है उसके कंपैरिजन में जो सेविंग और डिपॉजिट ग्रोथ रेट है वो नहीं, वो कंटिन्यूअसली फॉल कर रही है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लिक्विडिटी। इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स आर नॉट एक्चुअली डिपॉजिटिंग द मनी इनटू बैंक्स। और हो क्या रहा है, बैंक्स के पास जब डिपॉजिट्स ही नहीं होंगे तो बैंक्स लोन कहाँ से देंगे, जिसकी वजह से बैंक्स जो है अपने बफर से लोन देने, जो कैपिटल बफर रखते हैं वो फॉर फ्यूचर अनफोर्सिंग सिचुएशन, उससे जो बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो फुलफ़िल कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, बैंक्स की जो रिस्क एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है फॉर फ्यूचर शॉक्स वो रिड्यूस होगी। हम देख सकते हैं क्लियरली जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो 17.2% तक पहुंच गया है Q2 में एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो सेविंग डिपॉजिट है वो केवल और केवल 9.4% है। 9.4% से सेविंग्स हो रहे हैं और 17.2% से क्रेडिट ग्रोथ रेट इंक्रीज हो, जिसकी वजह से मिसमैच की सिचुएशन जनरेट हो रही है और लिक्विडिटी क्रंच और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की सिचुएशन भी जनरेट। डेफिनेटली जब बैंक्स के पास कैपिटल ही नहीं है और लोन कंटिन्यूअसली डिमांड में है तो बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। ऑलरेडी आरबीआई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, बैंक्स अपने क्रेडिट डिमांड की वजह से भी बैंक्स खुद भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं, और जिसका ओवरऑल हमें इकोनॉमी पर निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एज पर फिच एंड अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड अदर एक्सपर्ट। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप। Crude basket price at 10 months low. So the price of Indian basket of crude oil has hits a 10 months low, approximately $88.6 a barrel in the month of November. तो गवर्नमेंट का जो रीसेंट डेटा पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो इंडियन बास्केट है क्रूड ऑयल की वो अपने 10 महीनों के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। अप्रॉक्सीमेटली $88.6 पर बैरल इंडियन क्रूड बास्केट रही इन द मंथ ऑफ नवंबर। हालांकि ऑफिशियल्स का, एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ये बास्केट, जो क्रूड ऑयल की जो बास्केट है 88.6 पर बैरल तक पहुंच गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट विल एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू द इमीडिएट रिडक्शन इन द रेट्स ऑफ पंप ऑयल, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्टेट ओन रिटेलर्स हैं वो फ़िलहाल के लिए इस अपॉर्चुनिटी को अपने लॉसेस को रिकूप करने के लिए यूज़ करेंगे। अर्लियर जो उन्हें लॉसेस हुए हैं विंटरफॉल टैक्स किया जो
क्रूड ऑयल में प्राइस इंक्रीज़ की वजह से उस लॉसेस को ओवरकम करने के लिए जो स्टेट ओन रिटेलर्स हैं फ़िलहाल के लिए वो इमीडिएट रिडक्शन नहीं करेंगे रिटेल प्राइस में। और अगर हम पिछले 10 महीनों का डेटा देखें तो जो क्रूड ऑयल बास्केट है वो 5 बार अप्रॉक्सीमेटली 5 बार उसके प्राइस में हमें फॉल देखने को मिला है पिछले लास्ट 11 महीनों में। सो दिस इज़ द एवरेज इंपोर्टेड ऑयल प्राइस, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। ओवरऑल गुड न्यूज़ अभी ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी वजह से हमें पेट्रोल के प्राइसेस या डीजल के प्राइसेस कुछ कम होंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडाइसेस लॉग न्यू रिकॉर्ड हाई बायोड बाई RIL। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो डाउन हो रहे हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल के प्राइसेस के, और इंडियन जो क्रूड ऑयल बास्केट है उसमें भी हमें मॉडरेशन देखने को मिला है। इसका इम्पैक्ट भी हमें जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उस पर विजिबल हो रहा है। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री के जो स्टॉक हैं उसमें हमें गेंस देखने को मिला है, रैली देखने को मिली है। तो डिस्पाइट ऑफ द ग्लोबल मार्केट वोलेटाइल सिचुएशन, डिस्पाइट ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन ग्लोबल मार्केट, इंडिया की जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं वो डे बाय डे नए हाई रजिस्टर करें। मंडे को इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस है सेंसेक्स उसने अप्रॉक्सीमेटली 211 पॉइंट का गेन रजिस्टर किया, 0.3% का, और यही सेम ट्रेंड हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिला। निफ्टी ने भी अप्रॉक्सीमेटली 0.3% का हाई रजिस्टर किया बिकॉज ऑफ two reasons. First is falling oil prices and second is gain in Reliance Industries stock। तो जिसकी वजह से जो सेंसेक्स है वो अपने 62,505 के पॉइंट पर पहुंच गया, और निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 18,563 का पॉइंट रजिस्टर, हाईएस्ट पॉइंट रजिस्टर किया। और अगर रिलायंस के शेयर्स की बात करें तो रिलायंस के शेयर्स ने भी 3.5% का गेन रजिस्टर किया इन अ सिंगल डे ट्रांजैक्शन। तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उन्होंने अपना रिकॉर्ड हाई रजिस्टर किया। गिनर्स की बात करें BPCL, RIL, हीरो मोटो, लूजर्स की बात करें हिंडाल्को, JSW और अपोलो हॉस्पिटल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इफ डीले इन FTA टॉक्स GCC नेशंस कैन ज्वाइन इंडिया UAE ट्रेड डील। हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है कि जिस तरीके से इंडिया अदर कंट्रीज़ के साथ FTA साइन कर रहा है उसको देखते हुए GCC जो कंट्रीज़ हैं, GCC काउंसिल है, जो GCC नेशंस हैं, उन्होंने भी इंडिया के साथ अपने जो FTA नेगोशिएशन है उसको स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, उसको रिसेंटली लॉन्च करने का और जल्दी जल्दी वाइंड अप करने का डिसीजन लिया है। लेकिन अभी एज़ पर द करंट न्यूज़ ऐसा माना जा रहा है कि जो 6 नेशन गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के कंट्रीज़ हैं, जो 6 कंट्रीज़ हैं GCC के, उन्होंने ये बोला है, उन्होंने इंडिया को ऑप्शन दिया है कि अगर ये जो FTA नेगोशिएशन है ये स्टार्ट होने में टाइम है या इंडिया को कुछ हर्डल्स हैं, तो अगर इंडिया चाहे तो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल UAE वाली ट्रेड डील को ज्वाइन कर सकता है। UAE वाली ट्रेड डील को मतलब जो UAE के साथ इंडिया ने सेम टर्म्स एंड कंडीशंस में जो डील साइन करी है वही सेम टर्म एंड कंडीशन गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन फॉलो करके एक FTA एज ऑफ नाउ साइन कर सकता है। अगर ये नेगोशिएशन जो बायलैटरल नेगोशिएशन है ये अगर डिले होता है तो UAE वाली डील को एक्सेप्ट करने का प्रपोजल दिया है GCC नेशंस ने इंडिया को। हालांकि इंडिया एक्सेप्ट करता है इस अपॉर्चुनिटी को या इस ऑल्टरनेटिव को, दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ डिस्कशन। और अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखें GCC कंट्रीज़ के साथ तो दिस इज़ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिटवीन GCC एंड इंडिया फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 19 टू फाइनेंशियल ईयर 23। दिस लाइट blue bar indicates a export and this dark blue bar indicates a import। और हम देख सकते हैं import ज़्यादा है, डेफिनेटली GCC कंट्रीज़ को फ़ायदा है, दे आर इन अ surplus situation, that is why they want to join the FTA as soon as possible। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया सेकेंड अमंग 21 नेशंस इन H1 ARPU राइस। व्हाट इज ARPU? ARPU स्टैंड्स फॉर एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र। और ऐसे व्यूअर्स जो कि रेगुलरली मेरा न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं उनको पता है ARPU के बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं न्यूज़ एनालिसिस में, जहाँ पर हमने एक बार ये न्यूज़ भी कवर करी थी कि इंडिया में जो ARPU है वो एवरेज ARPU वो बहुत लो है इन कंपैरिजन टू द काउंटर पार्ट कंट्रीज़, जिसकी वजह से इंडिया में जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, जो कंपनीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करती हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर ऑफ टाइम वी हैव कवर्ड दिस न्यूज़ रिलेटेड टू ARPU। और अभी का अगर हम सिनेरियो देखें, जिस तरीके से रिसेंटली इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ ने टैरिफ रेट्स बढ़ाए हैं, उसके बाद से जो एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र है इंडिया में वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है, और जो कि डिफरेंट इंडाइसेस में क्लियरली विजिबल भी हो रहा है। इंडिया इज़ ऑन सेकेंड पोजीशन नाउ इन टर्म्स ऑफ
ARPU in H1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के H1 यानी इनिशियल जो फर्स्ट हाफ है उसमें जो एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र रहा उसमें इंडिया सेकेंड पोजीशन पर आया है ऑल अक्रॉस द 21 कंट्रीज। जो इंडिया के जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% इंक्रीज रजिस्टर किया है फाइनेंशियल ईयर 22 के H1 में इन टर्म्स ऑफ ARPU, coming after Turkey. Turkey is on number 1 position whose economy faced hyperinflation during this period. तो अगर हम देखें, अगर टर्की को छोड़ दें, अगर हाइपर इन्फ्लेशन की इकोनॉमिक एबनॉर्मल सिचुएशन को छोड़ दें, तो एक्चुअली इंडिया इज़ ऑन नंबर 1 पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ARPU। हमेशा से इंडिया में क्रिटिसिज्म रहा है कि इंडिया में जो ARPU है वो काउंटर पार्ट कंट्री से बहुत ज़्यादा लो है और इसीलिए इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलता। बट अब जिस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन देखने को मिला और जिस तरीके से टैरिफ बढ़ रहे हैं, एयरटेल हो चाहे वोडाफोन हो चाहे जियो हो, जिस तरीके से वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं उसके बाद से जो एवरेज ARPU है उसमें इंक्रीज दिखना शुरू हो चुका है। और अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो ARPU ग्रोथ इन H1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 वर्सेस H1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, तो 20% इंक्रीज देखने को मिला है इन केस ऑफ इंडिया एंड टर्की, दैट इज़ ऑन 1 and 2 पोजीशन। 5 to 10% फिनलैंड जैसे कंट्रीज़ में, 5 to 15% कोरिया, ऑस्ट्रिया और आइलैंड जैसे कंट्रीज़, और 0.1 to 5% चाइना, फ्रांस, UK एंड ताइवान जैसे कंट्रीज़ में। तो दिस इज़ बेसिकली इंडेक्सिंग वेयर वी कैन जस्ट सी किस तरीके से इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अब जो रिवेन्यू है पर यूज़र वो इंक्रीज हो रहा है। नाउ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इज बिकमिंग मोर प्रॉफिटेबल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 235 क्रिटिकल रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स शॉर्टलिस्टेड अंडर गति शक्ति। हम सभी गति शक्ति के बारे में जानते हैं। इट्स अ इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी स्कीम जिसके तहत डिफरेंट सेक्टर में, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो पोर्ट हो, उन सब पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा इंटीग्रेटेड मैनर में। एक पोर्टल है जहाँ पर से जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट का ये एक एम्बिशियस प्लान था। अब रिसेंटली गति शक्ति डिवीजन जो कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हेड कर रहे हैं, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 235 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए, क्रिटिकल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं फॉर इमीडिएट मॉनिटरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, और इनको प्रायोरिटी बेसिस पर इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। एंड दिस इज़ द सेग्रीगेशन। अप्रॉक्सीमेटली 160 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, 61 मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के, और 5 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शिपिंग एंड वाटरवेज के हैं, एक जो है वो स्टील का। तो 235 जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को उनको इमीडिएटली एग्जीक्यूशन में लाया जाएगा अंडर गति शक्ति मिशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। राइट टू प्राइवेसी कवर्स पब्लिक सर्वेंट टू सेज वैष्णव। तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है हमारे मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया है कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो इंडिविजुअल्स को भी कवर करता है और इंडिविजुअल्स में पब्लिक सर्वेंट भी आते हैं। तो रिसेंटली जो DPDP बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जो पब्लिक कमेंट के लिए, उसको लेकर के आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, और उसी में जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने पब्लिक सर्वेंट्स की प्राइवेसी के बारे में भी वॉइस रेज करी। उनका ये कहना है कि इंडिविजुअल्स में पब्लिक सर्वेंट भी आते हैं, क्योंकि कई सारे स्टेक होल्डर से क्वेश्चन उठा रहे थे कि DPDP जो बिल है वो RTI को डाइल्यूट कर देगा, क्योंकि DPDP बिल में पब्लिक सर्वेंट्स कवर हो रहे हैं बट RTI में पब्लिक सर्वेंट्स कवर नहीं होते, जो कि बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि DPDP बिल से जो RTI का जो बेसिक कोर प्रोविज़न है जिस सिटीजन को एम्पावर करता है वो फ़िलहाल के लिए डाइल्यूट है, क्योंकि DPDP बिल प्राइवेसी का राइट देगा पब्लिक सर्वेंट्स को भी, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं जो अभी एम्पावर्ड हैं RTI के जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की वजह से वो डाइल्यूशन हो जाएगा। तो उसको लेकर के जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि डेफिनेटली प्राइवेसी का राइट तो पब्लिक सर्वेंट्स को भी है। RTI में आप ऐसी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं पूछते जो किसी इंडिविजुअल की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो, और RTI में ये राइट मिला है कि आप क्या पब्लिक सर्वेंट हो चाहे कुछ हो, आपसे इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू ली जा सकती है। और DPDP बिल अब इस प्राइवेसी की वजह से RTI को कहीं ना कहीं क्लैश कर रहा है, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, और ऐसा कहा जा रहा है इस DPDP बिल की वजह से RTI में अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं। तो उसी को लेकर के जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर,
नॉट कॉमर्स, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि डेफिनेटली आरटीआई में जो अमेंडमेंट है दैट इज़ नेचुरल बिकॉज राइट टू प्राइवेसी इज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग द पब्लिक सर्वेंट एज वेल। सो नाउ लेट अस सी कि कैसे गवर्नमेंट आरटीआई और डीपीडीपी बिल के बीच में जो क्लैशेस हैं उसको ओवरकम करती है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट lecture PDF, you can join me on Telegram channel. If you like the initiative, please share it among your network. And if you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.